सो वेलकम टू इन आरटीजे डिजिटल। आज हम लोग बात करने वाले सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और सिविल इंजीनियरिंग का क्या कैरियर ग्रोथ है, कैसे फ्यूचर में हम लोग अच्छा करें, बेस्ट करें। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम फाइनल डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद क्या क्या जरूरी है ना। सो माइक्रोफोन सब लोग एक बार कोशिश करना ऑफ कर लेना अपने अपने। सर अभी आप म्यूट कर लीजिएगा सर, आप सभी लोग अपनी तरफ से म्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर। सर म्यूट कर लीजिएगा सर। आई विल मैसेज यू व्हेन स्टार्ट द सेशन। ओके सर, म्यूट कर दीजिए सर। बच्चों आप सब लोगों से मैं बता रहा था कि सिविल इंजीनियरिंग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट। सर आप अपना म्यूट वाला जो म्यूट का सर एक आइकन होगा सर, वहां पर माइक्रोफोन का, वहां पर आप अनम्यूट कर दे तो सराउंडिंग की वॉइस नहीं आएगी। सर आप रीज्वाइन करिएगा। 1 सेकेंड। सर को थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम आ रहा है। योगेश सर आप म्यूट कर दोबारा रीज्वाइन करिए सर आप। चलो सर को एक्चुअली म्यूट नहीं कर रहे थे तो उसकी वजह से सर का वॉइस आ रहा था। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द सर। चल कोई नहीं, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग फाइनल ईयर के बाद में क्या क्या करना चाहते हैं, सो आज हम लोग को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और सर लोगों से भी बात करेंगे कि सर के अपने क्या प्रोस्पेक्टिव हैं, क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग टू द सिविल इंजीनियरिंग। सो So कहीं ना कहीं this is the little introduction about me. Myself Vivek Kuswa. I have 7+ years of teaching experience and I guided more than 10,000 students for the GATE as well as SSCJ examination, and I cleared the GATE examination 4 times and I also selected in SSCJ in 2017. So आज अपने इस प्लेटफॉर्म रोड टू जैनित अकेडमी, जिसको हम लोगों ने ऑनलाइन शिफ्ट किया है और दैट इज द आरटीजे डिजिटल, इस पे सब कुछ जो मैकेनिकल और सिविल के लिए बेहतर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम दे सकें कंपेयर टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स विच इज़ अवेलेबल, और उन सब से अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें कि जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल सेक्शन से लोग आते हैं, वीक सेक्शन से आते हैं, जहाँ पर उनको पढ़ाई का एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हम वहां तक भी अपनी चीज़ों को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अवर मैकेनिकल टीम और सिविल टीम हमारी बन गई है और जल्दी से जल्दी हम सब लोगों को आज मिलाने भी वाले हैं और फोटो जो सेशन होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे या आने वाले टाइम पर। सो इससे पहले मैं सब लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो जरूर से जरूर स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करो, बिकॉज इस सेशन से मिलने वाला जो भी आपको कोर्स है, ये सारी चीजें, उसमें आपको प्रॉपर एक 40% मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिलेगा फीस पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट में इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने लास्ट टाइम टेस्ट अटेम्प्ट किया था, स्कॉलरशिप टेस्ट जो लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनके रिजल्ट जो है वो मैं स्कोर जो है वो मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। सूर्य प्रताप गॉट द फर्स्ट रैंक और टोटल आउट ऑफ 100 जो मार्क्स आए थे इनके
87.75 मार्क्स आए थे और इट्स अ गुड मार्क्स। कहीं ना कहीं अगर हम फ्रेशर की बात करें, हम फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं और 87 मार्क्स ला रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही मैं खुश हूँ सूर्य प्रताप। बट आज सूर्य प्रताप अपना सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टेन रीजन। फिर भी कोशिश रहेगी कि दोबारा से हम लोग कांटेक्ट करेंगे इन्हें। आशीष सेकेंड रैंक आई है और टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 100 70.75। श्रुति, श्रुति आर यू इन लेक्चर? यस सर। वेरी गुड। और आपके 44.5 मार्क्स है। कैसा रहा था टेस्ट श्रुति? तो आपका क्या व्यू है टेस्ट को लेकर? सर बहुत ज़्यादा नहीं सर, मैं तो क्योंकि फाइनल ईयर है ना, अभी प्रिपरेशन तो की नहीं हाँ, है कुछ, बस मतलब जैसे सब फिर पढ़े भी हैं। कैसा लगा कि अगर चूंकि आपने पूरा टाइम दिया है 1.5 घंटे का, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने। तो कहीं ना कहीं पेपर में ये लगा कि अगर हम थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लें या अच्छे से तैयारी हो जाए तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते थे। यस सर, कोशिश तो यही है कि एसएससी क्रैक कर ले 2 ईयर में। बिल्कुल, वेरी गुड। श्रुति देखो, ये जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं ये कोई खराब मार्क्स नहीं है, इट्स अ गुड मार्क्स, राइट? कहीं ना कहीं जो पेपर था वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का था। जैसे पेपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज उसी तरह का पेपर था। तो कहीं ना कहीं 44 मार्क्स आना आसान काम नहीं है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि तुम देख सकते हो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 9 3 4 5 ऐसे नंबर भी आए, तो उनके कंपेरेटिवली 44.25 बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो मेरा कहने का मतलब है जो फाइनल ईयर एस्पिरेंट होते हैं, जो पास आउट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज सोचने वाली बात है। और सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी इस टेस्ट में अटेम्प्ट लिए थे, तो इस टेस्ट में उनको ये भी फेस करना पड़ा होगा कि जो सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर के थे वो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो ये जो चीज है 44.5 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बस इसमें तुम्हें क्या करना है कि जो सब्जेक्ट सर लोग पढ़ाने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट सर दिखाने वाले हैं, उसको प्रॉपर वे में सीखना है और अपने अंदर तुम्हें पता चलने लगेगा कि हाँ इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। ठीक है, सो इट्स अ इनिशियल फेज स्टेप। हमने स्टेप नंबर 1 रखा, पहले ही प्रिपरेशन से पहले ही हमने बड़ा टेस्ट दे दिया। तो हमें दो चीजें पता चली। हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रांग है, कौन बच्चा अच्छा है, कौन बच्चा कमजोर है। उसके हिसाब से हम मेहनत करेंगे आप सबके साथ में। एंड सेकेंड वन थिंग, आपको भी एक टारगेट मिल गया कि यार मेरे 44.5 अब आ रहे हैं जब हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। और अगर हम अपने ऊपर हम 1 से 1.5 साल का टाइम देंगे तो क्या हम 44 पॉइंट से 90 नहीं स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100? ऑब्वियसली कर सकते हैं। 50% तो काम हमने कर ही लिया है ना, अब हमें 50% और करना है। और वहां पर तुम्हें नॉन टेक के भी ऊपर भी हेल्प मिलेगी और टेक भी मिलेगा, तो ओवरऑल स्कोर जो होगा ऑलरेडी इंक्रीज करेगा। बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो हर एग्जाम में मैं अभी बताऊंगा कि कितने एग्जाम्स है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो। सारा कुछ डिस्कस करूंगा आज के सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और एक एक चीज उसमें मैं बताऊंगा, तो वहां पर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि हमें किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है ना? और सर लोग भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मृत्युंजय प्रजापति 44 मार्क्स आए, वेरी गुड। और मृत्युंजय सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए, शायद लिंक नहीं वर्क कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मृत्युंजय को वीडियो में बाद में पहुंचा दूंगा। ठीक है, सो नंदिनी 31 मार्क्स, मौर्य जी 27 मार्क्स, और एकेएम आशीष ही नाम है शायद इनका भी, और 18.75 मार्क्स हैं। और यास्मिन ने ज्वाइन किया सेशन आज, यास्मिन के 16.5 है। और रविकांत त्रिपाठी 13.25 मार्क्स है। तो ये ओवरऑल बच्चों के नंबर्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था। और इसे एक और मैं बात बताऊं, दिस ऑल थिंग्स आर द फ्री। तो ओपन प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों को लगता है कि हम बाद में कर लेंगे ये सारी चीजें। यही कारण है, ये वो बच्चे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। तो हमें इन्हीं लोगों की जरूरत है, इन्हीं लोगों के साथ हमें बढ़ना है आगे और अच्छे से अच्छी चीजें करनी है। ठीक है ना? सो ये बहुत अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों ने की है लेकिन टेस्ट कम लोगों ने दिया। टेस्ट कम लोगों ने दिया, इससे ये चीज क्लियर होती है कि हम लाइफ के प्रति कितना सीरियस है। आर यू एग्री श्रुति एंड अंबु? अम्बेश, अम्बेश आपने टेस्ट नहीं दिया क्या? ओके ओके, सॉरी, अम्बेश पूरा नाम नहीं था ना तुम्हारा। सो अम्बेश, ओके, अम्बेश आपके 27 मार्क्स हैं। सो कैसा रहा आपका? आपका फाइनल ईयर था या अम्बेश सेकेंड ईयर? फाइनल ईयर में पास आउट हो रहे हो आपकी, अब जाओगे फाइनल ईयर में? पास आउट हो रहे हैं, ओके ओके, पेपर हो गए हैं। अभी मतलब लास्ट 6 सेमेस्टर का शायद पेपर बाकी है ना? अच्छा, 27 को तुम्हारा लास्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं हम बेस मैं देख पा रहा हूँ तुमने 1 घंटे 25 मिनट का टाइम दिया था।
और ये बहुत अच्छा टाइम दिया, पूरा का पूरा 1.5 घंटे का पेपर था और पूरा दिया, तो उसमें कैसा लगा हम बेस पेपर देने में? सर अच्छा लगा, पर प्रिपरेशन नहीं करने इतना, मतलब ये आरसीसी वगैरह पढ़े नहीं थे, ओके। लॉकडाउन वजह से हाँ हाँ, यही तो प्रॉब्लम थी इसके लिए। कोई नहीं, अभी सेतराम सर जब ज्वाइन करेंगे सेशन को तो आरसीसी के बारे में वो सारी चीजें बताएंगे आपको। और अभी सेशन में अपने साथ में कौशिक सर हैं, सो हम लोग कौशिक सर से थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौशिक सर के पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, सर रेलवे में वर्क भी करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, सो इस वजह से सर से थोड़ा सा हम लोग पहले इंटरेक्ट कर लें तो इट विल बी बेटर फॉर अस। ओके, तो सर को भी अपना इम्पोर्टेंट हाय सर, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? हाँ सर, बच्चे हैं सर, आप बात करें सर, बच्चों से गाइडेंस दें क्या कैसे करें ये सिविल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाएं और कैसे प्रैक्टिकल पार्ट, अब मैं बता दूं आप सभी लोगों को बच्चों, सर का प्रैक्टिकल पोर्शन इतना अच्छा और बेहतरीन है, आप लोगों को लगेगा कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पढ़ तो रहे हैं लेकिन सिविल इंजीनियरिंग सभी ब्रांचों में प्रैक्टिकल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? सो प्रैक्टिकल फील अगर नहीं है आपको सिविल में लेकर, तो फिर मतलब आपको सिविल इंजीनियरिंग का कोई नॉलेज, सर के पास वही नॉलेज आपको मिलेगा जो मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। मेंस में, प्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव है, मेंस जो है वो आपको बहुत स्ट्रांग करेगा, वहां लिखना पड़ता है और वहां लिखेगा वही आदमी जो जिसके बारे में जानता होगा, फील जिसको होगा वो उतने ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सकता है और लोगों से अलग लिख सकता है। समझ गए कि नहीं मेरी बात को सब लोग? तो सर उसके बारे में आप सबको बताएंगे, तो सर बच्चों से आप इंटरेक्ट करें। सर आप अपना फेस कैम ऑन कर सकते हैं सर, अगर आप चाहें तो बच्चे, यस। दो जो से बच्चे भी ऑनलाइन है। हाँ अभी 2 लोग हैं सर, अभी सारे लोग नहीं। बताइए क्या क्वेरी है? आप डिप्लोमा पास हो गए, बीटेक पास हो डिप्लोमा। गए? सर डिप्लोमा अभी तो पेपर हुआ है अभी लास्ट ईयर का, तो अभी तो मैं रिसेंटली पास आउट हुए हैं, 2021 में पास आउट हुए हैं। जी सर जी, रिजल्ट का वेट में एक्चुअली क्या है कि आपका जैसे अभी आप जस्ट पास आउट हुए तो अभी तो आपके पास यही मान के चलिए फिलहाल में तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी अभी आगे डिप्लोमा बेस पे जेई के रूप में, आपके आरआरबी में है या फिर मिलिट्री सर्विसेज में है, एसएससी अगर आप भर्ती होंगे तो बीआरओ वगैरह में, आपका पीडब्ल्यूडी जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, तो हर जगह पे उनमें जो एज का फैक्टर होता है वो लिमिटेड फैक्टर रहता है। बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे थे कि हम लोग मतलब तैयारी करेंगे तो फिर कभी तो 1 साल पड़ा हुआ, 2 साल पड़े हुए हैं, 27 ईयर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम एज लिमिट वहाँ पर 27 ईयर्स ही होता है। सर सर बच्चों को सर ये बताइएगा कि सिविल के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हम लोगों को सिविल में सब्जेक्ट्स मिलते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में सर आप कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ में वो सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, बच्चों को क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए सेमेस्टर में जो उन्होंने पढ़ा है उसमें क्या अपग्रेड करना चाहिए उनको जेई लेवल के लिए, इस पर सर थोड़ा सा अगर आप बच्चों को अच्छे से थोड़ा सा लाउडली बता सकें तो इट विल बी बेटर फॉर हाँ अस। तो स्टूडेंट्स तो हमारा तो हमारे सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट रहेंगे, लाइक वाइज सर्वे रहेगा, उसमें आपका प्री और मेंस दोनों के एस्पेक्ट से पढ़ाए जाएंगे। आपका सर्वे का जनरल वेटेज जेई लेवल पे अप्रोक्स 10% के आसपास मान सकते हैं, 10% के आसपास। मेरा जो सब्जेक्ट वो रहेगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, बाकी वो तो डिपेंड करेगा भी प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट आप आप टेन कौन सा सब्जेक्ट है, बाकी मेरा मास्टर डिग्री स्ट्रक्चर में है, तो ट्रांसपोर्टेशन है, स्ट्रक्चर्स हैं, सॉन्ग है, फिर स्ट्रक्चरिंग दे सकते हैं। जी सर सेशन ज्वाइन कर फॉर्म होता है उस पर डिप्लोमा वाले डाल सर सकते सेशन हैं क्या ज्वाइन कर सिविल सकते हैं वाले? क्या अभी? सर, पीआरओ का फॉर्म आपने बताया है उसमें सिविल वाले डाल सकते हैं क्या फॉर्म डिप्लोमा? जो बेटा बीआरओ होता है ये इंडिविजुअल वैकेंसीज नहीं निकालता है, ये एसएससी के थ्रू जाता है, तो हम लोगों को एसएससी जेई के बीआरओ या बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल कमीशन जो पीडब्ल्यूसी है, और जो पीडब्ल्यूडी के उनमें 4 डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आपका पब्लिक एजुकेशन है, आपका डिपार्टमेंट भी बुलाते हैं,
रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दैट इज हार्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो इन 4 डिपार्टमेंट्स में सीपीडब्ल्यू भी आ जाता है, और बाकी पीआर सर्विसेज है, और जैसे NCERT है, ये सारे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं ये एसएससी जेई के थ्रू मिलते हैं। इंडिविजुअल वैकेंसी ये नहीं निकालता है, एक्सेप्ट सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन आपकी इंडिविजुअल वैकेंसीज भी निकालता है, वो जो आपका सर्विसेज है और आपका जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसएससी जेई होता है, इसमें इंडिविजुअल वैकेंसी का कोई प्रावधान नहीं होता है। सर आफ्टर डिप्लोमा मतलब ऐसा क्या प्रिपरेशन करें जिसमें ज्यादा जॉब का चांस है, जो कि जल्दी से जल्दी हम आप आप जैसे एसएससी के लिए जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लाइक वाइज आप लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, और यू कैन से मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कोई भी उसमें चाहिए, और आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में स्टेट गवर्नमेंट का जो जेई का एग्जाम होता है, लाइक वाइज पंचायती राज डिपार्टमेंट है, या फिर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, जिसको आप लोग जैसे मतलब यूपी की बात करें तो यूपी का आईआईडीसी आ जाएगा, इसमें तो उत्तर प्रदेश स्टेट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, सोसाइटी होती है ना, इस प्रकार की सारी वैकेंसीज में आप एसएससी जेई की तैयारी करेंगे तो उसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपका कवर हो जाता है। तो कौन सी बात है, आप एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए लाइक वाइज एसएससी जेई, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कवर हो जाता है। और हमारे इस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम ये कि आपको केवल अगर मान लीजिए आपने जेई एडमिशन लिया तो एसएससी जेई को ही लेके चलेंगे हम, थ्रू ऑल ओवर इंडिया जो भी आपका जेई का एग्जाम होता है उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए उसको लेके चलेंगे। एग्जाम्पल इसमें ये बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आप राजस्थान स्टेट की बात करते हैं और हम लोग मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, मान सर्वे ही है, राजस्थान स्टेट में आपका फील्ड एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा सा एस्पेक्ट दे रखा है, लेकिन बाकी स्टेट्स में फील्ड एस्ट्रोनॉमी का ब्रीफिंग आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल ब्रीफिंग करवाएंगे, हम लोग उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर अप करेंगे, पूरा डेप्थ में जाएंगे। आफ्टर डिप्लोमा मतलब कितने साल प्रिपरेशन करें उसके बाद बीटेक करना चाहिए, क्या जस्ट उसके बाद देखो एंड एवरीथिंग डिपेंड आपका जो मेहनत है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर मैं 6 महीने प्रिपरेशन करके मैं एग्जाम निकाल सकती हूँ, तो आपके अपने कैलेंडर के ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना। तो आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन पे तो सेल्फ पे कितना टाइम देते हैं दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। बाकी आप कह सकते हैं कि आपको मिनिमम 8 मंथ 9 मंथ में आप एसएससी जेई या फिर किसी भी पोस्ट के लिए आप कैपेबल बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन जो आपको गाइडलाइन होनी चाहिए, गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे तो। श्रुति, आर यू गेटिंग द पॉइंट जो सर आपको बता रहे हैं? सर डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? करंट सिनेरियो को देखते हुए तो हम लोग बीटेक कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बाकी एक डिग्री इंक्रीज करना वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। बाकी फिलहाल तो जैसे भी आपने डिप्लोमा किया तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो फिलहाल में आप ये कीजिए कि फिलहाल में आपको जॉब पकड़े। जॉब इन द सेंस कोई मैं प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेन बात है कि गवर्नमेंट जॉब एक बार घुस जाएंगे तो वहां से हम लोग क्या नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस से नॉन अटेंडिंग बीटेक भी कर सकते हैं, वो आपके आगे प्रमोशन में भी काम आएगी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें फिलहाल में जॉब को देनी है, और जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन को देनी है। विदाउट प्रिपरेशन आपको बीटेक के बाद भी आपको प्रिपरेशन करके ही, मान लीजिए आप बीटेक के बाद भी आप जेई करते हैं तो वो आपके 3 साल वेस्टेज ही होगा। और इधर के पैरामीटर में अगर आप बात करेंगे, आपने अभी फिलहाल में डिप्लोमा किया है ना, और आप अपनी मेहनत करते हैं, आपकी किस्मत लक साथ देती है, और आप विद इन 1 ईयर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जेई लग जाते हैं, तो वो आपके लिए 3 साल बेनिफिशियल हो जाएगा। वहां पर आपका एक प्रकार से प्रमोशन में वो 3 साल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और एट द मोमेंट आपका रिटायरमेंट के टाइम पर एक प्रमोशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये लेकिन लोग पीछे रह जाते हैं लास्ट प्रमोशन लेने तक। होने के बाद आप मान सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जा सकते हैं, लेकिन 2-3 साल के गैप के कारण मोस्ट ऑफ द पीपल आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट तक ही रह जाते हैं। तो इसलिए ये 3 साल आपके लिए मोर देन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप फिलहाल में किसी जॉब को जल्दी से जल्दी क्रैक करें। जितना जल्दी जॉब
प्रमोशन के चांसेस रहेंगे और हम लोग नॉन अटेंडिंग जाकर के बीटेक भी कर सकते हैं। बात श्रुति समझ में आया क्या बताया सर ने? सो अम्बेश, ऋतुराज एंड रविकांत एंड AK विश्वकर्मा, तो सभी लोग सेशन में अब ज़्यादा लोग आ चुके हैं और सर ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई आपको कि क्या सिविल इंजीनियरिंग करना, तैयारी करना ज़्यादा अच्छा है। ओके, सॉरी एवरीवन। सो श्रुति सबको और ऋतुराज, अम्बेश एंड AK विश्वकर्मा, रविकांत सभी लोग सेशन ज्वाइन कर चुके हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन अभी, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपने आप को इंगेज करते हैं हायर स्टडीज में, सो वी हैव टू डिसाइड द उसके बाद होने क्या वाला है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग स्टेप रखते हैं तो आगे का फ्यूचर वही डिसाइड करता है। तो वेरी सीरियस रहना है हमें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज को लेकर तुम्हें वरी नहीं होना है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और आने वाले टाइम में भी सिविल इंजीनियरिंग में अभी वैकेंसीज रहेंगी। सो हमें जितना जल्दी से जल्दी होता है जॉब को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि जो क्राइसिस है आज के समय पे जॉब ना मिलना, वो एजुकेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, सभी लोग ये बात समझें, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाई करने के बाद भी आज जॉब नहीं मिल पा रही है लोगों को। ठीक है ना, सो अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपके पास में बेहतर ऑप्शन है, आपके पास कॉम्पिटिटर्स कम है, अब ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि जॉब पा सकते हो। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि डेडिकेशन और कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रुति का क्वेश्चन था कि हम मैं कम समय में कैसे क्रैक कर सकती हूँ एवरीथिंग। सो वो चीजें पॉसिबल हैं, बट उसके लिए मेहनत भी उसी तरह का करना पड़ेगा। जितना सर पढ़ा रहे हैं उसको प्रॉपरली मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। ऑनलाइन क्लास इज द बेटर ऑप्शन टू एवरीवन। कोई भी तरह का हैक्टिक पार्ट नहीं होगा, कॉलेज में हो या कॉलेज के बाहर हो, फिर भी आप पूरा डेडिकेटली अपने टाइम को दे सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। हम लोग पढ़ाई में थ्योरी तो करा ही रहे हैं, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट बुक के वीडियो सोल्यूशंस भी आपको देंगे। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में 2 इंपॉर्टेंट किताबें हैं, सर से हम लोग और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम में, गुप्ता एंड गुप्ता अघोर को लेकर, कि कौन सी बुक हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगी वीडियो सोल्यूशन के लिए। और साथ ही साथ में जो थ्योरी सेक्शन है वो सर अपनी तरफ से तो बेहतर पढ़ाने ही वाले हैं। सो सर अपने साथ में जुड़ चुके हैं। हाँ सर, कुछ बोलो। हाँ सर। सभी स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका बैक रिवीजन। मान लीजिए आज मैंने आपका एक सॉफ्ट सब्जेक्ट खत्म किया और कल मैं लेटेस्ट फोर्थ में स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, या हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपका स्टार्ट कर रहा है, तो सॉफ्ट सब्जेक्ट को आपको कभी भी इतिहास नहीं बनाना है, इतिहास में हिस्ट्री नहीं बनाना है। आपको बैक रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू करंट रिवीजन। बिल्कुल करंट में तो आपका कोई सब्जेक्ट चल ही रहा है। लेटेस्ट फोर्थ, मान लीजिए आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस अभी आप हर रोज 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसको फिलहाल में रिवीजन करने के लिए आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर ही लगना चाहिए। लेकिन 100 सब्जेक्ट जो आपका पीछे हो चुका है, वो सब्जेक्ट आपका कैसे कवर अप होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब करने के लिए आपको एटलीस्ट हर रोज चाहे आप उस सब्जेक्ट को हर रोज चाहे आप आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए बैक सब्जेक्ट को टाइम देना इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज का एग्जाम में लेवल डिफिकल्टी लेवल कोई हाई नहीं होता है, बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन हम कभी चीज पढ़ी थी, लेकिन उसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज आप उस टाइम पर नहीं क्रैक कर पाते हैं। कहने का ये है, कोई सब्जेक्ट अगर 8 महीने पहले कवर अप हुआ, तो अगर आप उसका बैक रिवीजन करते जाओगे, तो बैक रिवीजन करने से आपका बेनिफिट क्या होगा, ये सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। एग्जाम में पूरे डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। बिकॉज एसएससी जेईई में इतना डिफिकल्ट लेवल तो आएगा नहीं कि गेट लेवल है उसमें 6-7 कॉन्सेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया गया, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड चीजें पूछी जाएंगी, एक सिंगल फार्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल में वैल्यू पुटअप वाली चीजें आएंगी, डायरेक्ट आपके थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे। और वो कॉन्सेप्ट फ्रेश तभी रह सकते हैं जब आप बैक्स करेंगे, साथ साथ में लीजिए। एक स्टेज ऐसे भी आएगी जब हमारी टीम 30 सब्जेक्ट सारे कवर अप कर चुकी होगी, उस टाइम पे क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, जब आप हर रोज बैक रिवीजन कर रहे हैं हर सब्जेक्ट का, तो ऑब्वियस बात है सारे सब्जेक्ट आपको ताजे ताजे लगेंगे, बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मैंने 6-7 महीने पहले पढ़ा था, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जस्ट आप एग्जाम में जस्ट बैठने से पहले आप रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड चीज में ये ऐड करना चाहूंगा विवेक सर, को एक मान लीजिए मैंने सर्वे सब्जेक्ट पढ़ाया और सर्वे सब्जेक्ट में मान लीजिए मैंने 150 पेज की एक पूरी नोटबुक बनवा दी, तो 150 पेज की नोटबुक आपके लास्ट में काम नहीं है।
तो ये पूरे मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, खरीदना कोई शोरूम नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, लेकिन आप अपनी हैंडबुक बनाइए। कहने का मतलब ये है कि आप अपना 150 पेज को कन्वर्ट करके आप 5 या 6 या 10 पेज में कन्वर्ट कीजिए। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, लास्ट में ट्राई टू 13 सब्जेक्ट आपके एक छोटे से में कवर हो जाएंगे, और आपके अपने हाथ से लिखेंगे शॉर्ट नोट्स आपके सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स पर्पज के लिए। जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें जब शॉर्ट नोट्स हैंडबुक से रिविजन करना, वो आपको ये लगेगा पता नहीं फॉर्मूला कहाँ से आ गया, लेकिन अगर आपने अपने हाथ से लिख रखा है उस शॉर्ट नोट को, तो उसमें क्या होगा, आपको जरूर पता होगा माइंड में कहीं ना कहीं पे ये रहेगा, हाँ ये मेरा फार्मूला मेन नोट्स में वहां पर लिखा हुआ है, तो मैं वहां से उसका डेप्थ भी देख सकता हूँ। बहुत ही अच्छे पॉइंट है सर, और इट्स अ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे अच्छी बात है तैयारी करते समय कनेक्टिविटी इज बहुत ही जरूरी। पहला पॉइंट सर ने यही बताया कि स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो तो आपको सोम का आना बहुत जरूरी है ना। तो उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग में आपको दिखेगा कि अगर आपकी चीजें अच्छी नहीं है, जैसे आरसीसी डिजाइन पढ़ रहे हो तो फिर आपको बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आरसीसी डिजाइन में बेहतर कर पाओगे। तो जो सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस में हमें पहले खत्म करना है, ये जरूरी है, और साथ ही साथ में उसका बैक रिवीजन करते रहना जरूरी, क्योंकि उसके फंडामेंटल जो है वो करंट सब्जेक्ट के साथ में लग रहे होंगे। ये सर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था शॉर्ट नोट, क्योंकि कभी भी हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे जब एग्जाम का समय आता है तो हमें इतना सारा जो पूरा 15 सब्जेक्ट का बहुत सारा जो गट्ठा बन के तैयार होगा उसको तो कहीं ले नहीं जा सकते और ना ही उसको रिवाइज कर सकते हो। तो उसको हमें क्या करना होता है, कंपाइल करना होता है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, जो घर है अपना कमरा है जिसमें हम पढ़ते हैं वहां पर बहुत बड़ा रैक है, उसके अंदर कितनी भी कॉपी है तुम इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन जो अपना दिमाग है ना ये उस रैक से बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर उन किताबों से लाखों किताबें स्टोर की जा सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी फिजिकल चीजों को कन्वर्ट करना है, मेमोराइज कर करके बार बार रिवाइज करके, और आंख बंद करके उसको बार बार वर्चुअली, समझ गए ना, वर्चुअली उसको मेमोराइज करना है। तब जाके एक स्टोरेज जो होगा वो आपके दिमाग में हो जाएगा। मतलब दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम फिजिकल थिंग टू इन योर माइंड। और उसको रिटेन करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। वो दिमाग में उतने ही दिनों तक आने वाले समय में रुका रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर रख लेना है, जिससे कि एग्जाम में कहते हैं ना हम चोरी तो कर ही रहे हैं ना, नकल तो कर रहे हैं, लेकिन किसी फिजिकल चीज से नहीं कर रहे, अपने दिमाग से कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारा कुछ दिमाग के अंदर कर लिया। तो उसे करना है स्मार्ट तरीके से, अपने दिमाग के अंदर सारा का सारा स्टोर कर लेना है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चाहे जितनी कोशिश करो दिमाग के अंदर नहीं जाती हैं, उनको अपने शॉर्ट नोट्स पे मेंटेन करके रखना है कि आने वाले समय में हमें वो शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा हेल्प करे। सो सर पॉइंट हाँ ज्यादा टाइम नहीं होगा, फिर एक्चुअली मेरी भी मीटिंग है 11 ओ क्लॉक पे यहाँ पर अपने रेड कोर्स फैक्ट्री में। तो पॉइंट है सर, स्टूडेंट्स अगर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं और बैक रिविजन नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा ना, लास्ट टाइम पर हमारे पास में फिर हम ये ऑप्शन ढूंढते हैं कि मैं किस टॉपिक को स्किप करूँ, किस सब्जेक्ट को स्किप करूँ, और भले ही उस सब्जेक्ट में से हमारे 3 या 4 क्वेश्चन आए, लेकिन ये 3 या 4 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जाते हैं टॉपर बनने के लिए और आपका एक सिलेक्शन रोकने के लिए। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअस रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि करंट रिवीजन आप कर लेंगे। और दूसरी चीज बताइए है, जब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो हम हमारी टीम के साथ आपको पूरी गाइडलाइन देंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। हम आपको एक पूरा एक स्पेसिमेन कॉपी दिखाऊंगा, मैं आपको, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा या फिर मेरी टीम जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएगी आपको, तो सभी स्पेसिमेन दिखाएंगे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाएंगे और कैसे प्रॉपर नोट्स बनाया जाएगा। प्रॉपर नोट्स बनाना और उनको रिटेन करना, तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम हो, क्योंकि पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। जैसे आप एक हाईवे पे पढ़ते हैं कि 5 ईयर रोड प्लान की बात नहीं करती है, हम लोगों को 1 साल में ही सिलेक्शन लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है। सर आप कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। शेषराम सर बच्चों जुड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे सर हैं, सर के साथी हैं, और दोनों लोग सर फ्रेंडली हैं आपस में। सो शेषराम सर, सो कैन यू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग विद स्टूडेंट सर। तो शेषराम सर ने बीपीएससी क्लियर किया है, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर, 116 रैंक आई है सर की, तो ये बहुत ही बड़ी बात है आज के समय पे, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर बीपीएससी में। सो ये सारी चीजें सर आपसे बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग को 1 साल के अंदर आसान और सरल बनाया जा सकता है, क्या तैयारी के लिए ध्यान रखना चाहिए, सर के क्या व्यूज हैं। तो आप सब लोगों से सर बात करेंगे। तो सर
बच्चों से सर इंटरेक्ट करें। और बच्चों आप लोग अपने क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, सर अपनी बात कर लें और उसके साथ आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें। Thank you so much, sir. And good morning to all of you. अगर हम लोग बात करें कि सिविल इंजीनियरिंग में जो आज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो आपने अगर कोई भी पेपर वगैरह देखा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत हायर लेवल का ही होगा और बहुत से पेपर ऐसे होंगे कि बहुत लोअर लेवल के होंगे। यानी हम लोग को जो तैयारी करने चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी, दो बात ध्यान रखना, एक तो कंटिन्यूटी और दूसरी रिवीजन। आपको ये नहीं करना कि जैसे जैसे कि अभी सर ने बताया कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, उसके बाद 10 दिन बाद उसको फिर पढ़ना स्टार्ट करो, तो फिर वो शुरू से हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, जो अभी आप सर ने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स इज वेरी नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको शॉर्ट नोट्स रख के ही चलना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जैसे सर ने बोला कि जैसे आपके पास शॉर्ट नोट होनी चाहिए, तो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो उसके हेडिंग और उसकी इम्पोर्टेंट टर्म क्या है। अब इम्पोर्टेंट टर्म कैसे पता चलेगा आपको, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। या तो जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको पढ़ा रहे होंगे वो आपको ये बताएंगे दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेनी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो क्यों पूछा गया, इसकी खासियत क्या, तो उसको अंडरलाइन वगैरह करना आपको वहां पर, ठीक है। और जो अंडरलाइन वगैरह करना है उसको आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करके रखना है। जब ये शॉर्ट नोट्स आपके हो जाएगा तो आपको जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग सुनते हैं कि यार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से कंटिन्यू हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो तैयारी कर रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों में कोरिलेट नहीं कर पाता। तो आप लोग को क्या करना है कि दोनों को कोरिलेट करके देखो कि पिछला ट्रेंड क्या है एग्जाम का पूछने का और प्रेजेंट में क्या ट्रेंड बन रहा है क्वेश्चन पूछने का। जैसे पिछले 10 साल का आपने क्वेश्चन रिवाइज किया, अब उसमें देखो कौन कौन सा टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये सब कहना उचित नहीं है कि मतलब कि जितना मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपको, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर भी जाएगा, क्योंकि हर एक थिंग जैसे आप देखते हो कि दो तरीके का अप्रोच होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है। तो जो ये एग्जामिनेशन है आजकल के, ठीक है, ये सारे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अपन को कॉन्फिडेंस रख के चलना है कि होने वाला ही अपन को फेवर में रखना है, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो एग्जाम में कंटिन्यूटली पूछ रहा है और उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, तो वो आपको इम्पोर्टेंस देनी है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे। तो आप लोग वो नोट करिएगा। और दूसरी बात कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग के ऐसा होता है कि चलो ठीक है इसको स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना, हो सकता है कि आने वाले ईयर में जो क्वेश्चन आए उसी टॉपिक से और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए। और रैंक को कोई देखो, सिलेक्शन आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, बट रैंक लाना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी का फर्स्ट रैंक आता है, किसी का सेकंड रैंक आता है, किसी का थर्ड रैंक आता है, तो रैंक लाना वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, अगर आप कंटिन्यू की तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बट आपको रैंक पे भी ध्यान रखना है सिलेक्शन के साथ साथ। तो रैंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको यहाँ पर रेस्पेक्टिव फैकल्टी द्वारा जो भी आपको बताया जाए टर्म एंड कंडीशन, वो चीज आप फॉलो करते रहिए। आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे कम से कम 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा ही होगा, और ऐसे 50-60 बैच मिनिमम तो पढ़ा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर को फॉलो करना है, और सर ने जो जो स्टेटमेंट जो जो गाइडलाइन आपको बतानी है वो सब फॉलो करना, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन किसी को। सर ये हाँ बताइए, एक चीज पूछना चाह रहा था सर मैं कि सर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं और उनका सिविल इंजीनियरिंग के एसएससी जे एग्जाम में क्या इम्पोर्टेंस है और उनको वो कितने नंबर्स के आते हैं। वो तो वैसे मैंने बनाया हुआ है, उस चीज को मैं बताऊंगा बच्चों को, बट फिर भी आपको राइट, सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ किस तरह से। जैसे अगर हम लोग बात करें कि 2015 के पहले जो पेपर मॉडल होता था वो मतलब एक सिंपल वे में और एक डिफाइन था, लेकिन अगर 2015 के बाद अगर आप बात करिएगा, जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो पेपर पैटर्न टोटली चेंज है कि कभी किस सब्जेक्ट का वेटेज देते, कभी किसी सब्जेक्ट का वेटेज देता है।
तो हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जनरली जब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा सोम हो जाए, एफएम हो जाए, आरसीसी हो जाए, सॉयल हो जाए और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो जाए और बीएमसी हो जाए, तो हम लोग मोस्टली क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल जो ट्रेंड है वो किसी भी एक सब्जेक्ट को एक पेपर में उठा ले रहा है। किसी में 2 सब्जेक्ट उठा ले रहा है, किसी में 3 सब्जेक्ट उठा ले रहा है। आपको ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट को आपको तैयारी करना है। तो देखो, जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करूंगा वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिस पे डिस्कस करूंगा। और देखो ध्यान से, स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपके लिए तभी इजी होगा, वेरी डिफिकल्ट टॉपिक मानी जाती है लेकिन हम लोग सिंपल वे में करेंगे। इसके पहले आपने सोम पढ़ रखा है, सोम पढ़ रखा है प्रॉपर, उसका शॉर्ट नोट चाहिए आपको, प्रॉपर उसको आपको रिवीजन करना है, तभी आपको स्ट्रक्चर इजी लगेगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, हम लोग आरसीसी डिस्कस करेंगे। जब तक आपने सोम और स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तब तक हम लोग, और बीएमसी नहीं पढ़ा तब तक आरसीसी के बारे में हम लोग कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, जब भी हम लोग आरसीसी डिजाइन करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि 2 क्राइटेरिया होती है, एक सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एक कोलास्टिलिटी क्राइटेरिया होती है। सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया ऐसी होती है कि जो डिफ्लेक्शन वगैरह को वो काउंटर करता है, और कोलास्टिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने सोम पढ़ा होगा तो सोम में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एसएफडी एंड बीएमडी, और उसकी वजह से शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेसेस भी पढ़ा होगा। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि यूडीएल लोडिंग या यूबीएल लोडिंग अगर वजह है या पॉइंट लोड है, तो कौन सी लोकेशन पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग आएगा, और जब आपको ये नहीं पता होगा कौन से लोकेशन में बेंडिंग मोमेंट नहीं है कितना आएगा, तब तक आप डिजाइन कैसे कर पाओगे। या पर्टिकुलर इस लोड से इतना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना नहीं आएगा तो आप आगे चल के चेक कैसे करोगे आरसीसी में कि हाँ, अगर इसके अंदर आ रहा है तो ये हमारे परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो हमारा सेफ है, अगर परमिसिबल लिमिट के बाहर आ रहा है तो हमारा अनसेफ हो जा रहा है। तो आरसीसी और स्टील एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें चेक करना पड़ता है कि स्ट्रक्चर हमारा सेफ है या अनसेफ है। और हम लोग डिजाइन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें क्या करना है, सेफ करके चलना है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि केवल हमारी सेफ्टी ही चाहिए, हमें वहाँ पे एक ऐसा भी होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर जो भी हम लोग डिजाइन करें, चाहे वो आरसीसी हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे डब्ल्यूएसएफ से बात करें, चाहे हम लोग एलएसएम से बात करें, दोनों में भी हमारी कैसे होनी चाहिए, डिजाइन जो होना चाहिए वो एफिशिएंट डिजाइन होनी चाहिए। एफिशिएंट डिजाइन करने का मतलब हमारा क्रॉस सेक्शन भी एक लिमिट होनी चाहिए। क्रॉस सेक्शन आप ज्यादा ना रखो, क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा रख दोगे, जिस तरह रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रखोगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो आपका स्ट्रक्चर एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको सारे पॉइंट को ध्यान करके चलना है। तो जैसे हमने सोम पढ़ लिया, फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने आरसीसी पढ़ा, बीएमसी पढ़ा, बीएमसी के बाद आरसीसी पढ़ा, आरसीसी के बाद फिर आप स्टील पढ़िए। अब ये सब टॉपिक हो जाने के बाद फिर आप एफएम उठाइए। एफएम पढ़ने के बाद आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़िए। सॉइल मैकेनिक्स सोम से भी होता है और एफएम दोनों का कॉम्बिनेशन करके सॉइल मैकेनिक्स बनता है। तो जब तक आप फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं सीखोगे, जब तक आप सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं सीखोगे कि स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस ट्रांसफर कैसे होगा, कौन से लेयर पे कौन से पार्टिकल पर कितना जाएगा, तब तक हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ सीक्वेंस ऑर्डर होता है। तो आपने सॉइल पढ़ लिया, फिर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। अब हर सब्जेक्ट की अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो दोस्त मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आज का जो कम्पिटेटिव एनवायरमेंट है, और ये तो बहुत लकी हो आप लोग कि आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग से अपना डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और बीटेक किया है। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यही केस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पायरेंट से पूछिएगा तो वो बस ये कहेंगे कि यार अब इंजीनियरिंग बस की बात है। दोस्त एक बार आप इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद की लाइफ आप जानते ही जानते हो, पैसा है, सब कुछ जो जो आपको बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट है सारी चीजें मिलती है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप सिलेक्शन कैसे लेते हो। देखो, हम लोग तो आपको गाइड करेंगे करेंगे बेटा आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, आप ये टाइम भी आपको हम बताएंगे कि आपको सुबह 4 से 12, 4 से 8, 4 बजे तक जाना, 8 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, तो लेकिन ये बात ध्यान रखना वो हमारे अकॉर्डिंग होगा कि आप 4 बजे से 8 बजे तक जग करके पढ़ो, लेकिन आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, आप उस टाइम जोन में कंफर्ट फील करते हैं या नहीं करते। हम लोग ये कभी भी आपको बाउंड नहीं करेंगे कि आप इस टाइम में पढ़ेंगे, लेकिन ये बाउंड जरूर करेंगे कि आप पढ़ो। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग में देखो आप वैकेंसी भी ज्यादा आती है, नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर आप कट ऑफ से कंपेयर करोगे तो बहुत कम कट ऑफ जाता है सिविल में। आप मैकेनिकल वाले सर से चाहे पूछ लीजिए। ठीक है, ये चीजें तो मैकेनिकल वाले सर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं।
जैसे आपने प्रीवियस 2-3 साल का कट ऑफ भी देखा होगा, सिविल इंजीनियरिंग का 120 122 इससे ज्यादा नहीं गया है। ठीक है, मैकेनिकल का कितना 151 भी गया है। 150 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसमें? सर। आप सिविल अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें अगर आप 150 अगर प्री में ले आते हैं तो 180 मेंस में ले आइए, 150 160 मेंस में आ ही जाता है, आपको डायरेक्ट एमईएस सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा। और एमईएस सीपीडब्ल्यूडी की जो जॉब होती है ना, वो बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ऐसा आराम किया होगा। बहुत अच्छी जॉब है, तो बहुत। आप जी जी सर, आप ये मत सोच के चलिए कि मतलब कि अब हमारा ये करना हमें वो करना नहीं, आपके लिए क्वालिटी वाइज क्या है, क्योंकि जब आप नोट्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो नोट्स तो सब हर जगह मिल जाएगा, आपको समझ में भी आएगा, लेकिन समझने और मिलने की वजह से नहीं होगा आपका सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन आपके पढ़ने से होगा, आपके पढ़ने से उसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना, उससे होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, और सिलेक्शन पे भी हमें ध्यान रखना, हमें रैंक पे इम्प्रूव करना है कि हमारा रैंक आना चाहिए। और रैंक कैसे आएगा, अभी हमने सारा पॉइंट डिस्कशन किया। तो सर का जो ये बातें हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस अच्छे से समझनी है सबको, क्योंकि सर ऑलरेडी बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 116 रैंक ला चुके हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कैसे रैंक क्या है। सर की स्ट्रेटजीज जो हैं, चाहे योगेश सर चाहे शेषराम सर, बिल्कुल वो चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम को क्रैक करने में और टॉप रैंक लाने में ज़्यादा हेल्प करे। और सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को मन में ये बिल्कुल फिट कर लेना है कि भाई परेशानी बिल्कुल नहीं उठानी है, कुल मिलाकर हमें अपना प्राइमरी स्टेप पूरा बेहतर तरीके से और अपने 100% के साथ रखना है, और वो है कंप्लीट सिलेबस कवरेज। प्रॉपर पूरी थ्योरी, पूरा जो पढ़ना है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, वो एक बार बिना कुछ सोचे समझे मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सब कुछ ना सोचते हुए बेहतर तरीके से एक 100% एफर्ट के साथ दोनों चीजों को अच्छे से प्रियोरिटी रखते हुए और पूरा अच्छे से पढ़ना है। देन तुम ये खुद सोचोगे कि ऑटोमेटिकली तुम्हें रियलाइज होने लगेगा कि मेरा हो तो जाएगा, लेकिन अभी जो जद्दोजहद है वो इस चीज की है कि हमारी रैंक कितनी है, बस उसी की तरफ दिमाग जाएगा। ये कभी भी फील नहीं आएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इस तरह का जो कॉन्फिडेंस नहीं होता है बच्चे के पास, वो नहीं इस वजह से होता है क्योंकि जब स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन होता है वो तभी से सोचने लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। वहां ये नहीं सोचना है तुम्हें, उस तरफ को भी, उस दिमाग को सोचना ही नहीं है, वो जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। जरूरी है कि सर जो पढ़ा रहे हैं, सर जो समझा रहे हैं, एवरीथिंग तुम्हें प्रॉपर वे में फॉलो करना है। सर की सारी चीजें जो सर बता रहे हैं या कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं वो प्रॉपरली एक जगह पर मेंशन करते जाना है, लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाने हैं और सर से अपने डाउट्स क्लियर करते जाने हैं। अपनी जो प्रोसेस है, अपनी जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना, उधर की तरफ फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं ध्यान देना है कि कल क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस सब चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। केवल केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। और सर जैसा कि एग्जाम का सर ने बताया कि ट्रेन जो है वो कोई भी फ्लेक्सिबल है, ऐसा सिविल में ही नहीं है, ऐसा मैकेनिकल ब्रांच में भी है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में जो इलेक्ट्रिकल या सभी ब्रांच में। अब जेई का हर तरफ ये चीज आ गई है कि पैटर्न कोई फिक्स नहीं आ रहा है कि इसी सब्जेक्ट को हर साल उससे ज्यादा पूछा जा रहा है। अब वो कह रहा है कि 3-4 सब्जेक्ट ज्यादा आ जा रहे हैं तो फिर कुछ सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं। तो सर का कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं उनको प्रॉपर वे में हमें पढ़ना है और अच्छे से तैयार करना है चीजों को। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और तुम लोगों का शिवम, अम्बेश, शिवम, रविकांत, सुधीर, ऋतुराज, जो भी डाउट है वो शेषराम सर से आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज्यादा जरूरी हैं कंपेयर टू हम लोग जो बता रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका क्या क्वेरी है। तो एक एक करके सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछें। 1 मिनट में अपना कंप्लीट कर लो, उसके बाद 1 मिनट। आप कभी कभी कैसे, हाँ 1 मिनट सुन लीजिए पहले आप लोग। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग जब डिप्लोमा पास आउट करके निकलते हैं, बीटेक पास आउट करके निकलते हैं, और जब हम लोग घर से जाते हैं मतलब तैयारी करने की या वहीं पर रह के तैयारी करते हैं, तो अपने पास एक अलग एनर्जी होती है। तो हम लोग पढ़ते कभी कभी, जब जैसा मेरा ट्रेंड था कि जब मैं पहले साल प्रिपरेशन करने गया था तो मैं 12-12 घंटे पढ़ता रहता था। ठीक है, लेकिन जब शुरुआत में हमने 12-12 घंटे पढ़ा तो ठीक होने के बाद वो डाउन होने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जब शुरुआत में पढ़ने लगा तो उस समय तो चीजें खुद ही पढ़ना पड़ता था। और कॉम्पिटेटिव में आपको पता है कि लॉन्ग जैसे मतलब कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी होनी चाहिए, ट्रिक से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ट्रिक में हमें कम टाइम लगेगा और एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो जब हम लोग शुरुआत में घर से जाते हैं तो अपने पास अलग एनर्जी होती है कि मतलब 10-10 घंटा 12-12 घंटा हम लोग पढ़ते रहते हैं, और उसी पढ़ते समय जैसे 2-4 टॉपिक हमने कवर कर लिया ना,
फिर हम लोग टेस्ट सीरीज देने लगते हैं। तो ये गलती आप लोग मत करना। कोई टेस्ट सीरीज नहीं, सिलेक्शन के बारे में कोई चिंता नहीं, आप पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैक्सिमम टू मैक्स आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे आपको 5 to 6 मंथ में आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा। 400 से 500 घंटे आपके टेक्निकल होंगे और 200 घंटे लगभग सर नॉन टेक होंगे, यही है ना सर? हाँ सर, 250-300 तक मैक्सिमम। और भी चीजें ना, जैसे हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा इनको, तो जैसे कुछ कुछ एग्जाम में आता रहता है। एसएससी के हाँ, ऑनलाइन। तो एसएससी में तो बहुत ही कम है, तो 200-250 घंटे। तो जैसे मतलब कि अगर आपका ये इतना घंटा हो गया और एक दिन में अगर आपकी क्लास 6 घंटे चलती है, तो मुश्किल से मुश्किल आपका 3 महीने में 4 महीने में सिलेबस खत्म करा दिया जाए, है कि नहीं सर? अगर आपका 4 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है, 4 से 6 महीने, मान लो कि कोई टेंटेटिव होता है, 6 महीने तक आपका सिलेबस खत्म, 6 महीने तक सिलेबस खत्म होने के बाद 1 से 1.5 महीना तक आप अपने अनुसार प्रैक्टिस करो कि आपका लेवल कहाँ लाएगा। उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज पहले देते हो ना, तो क्या होता है कभी कभी कि पढ़ते समय कि यार अभी तो ये बाकी है, ये वाली भावना नहीं आनी चाहिए आपको। क्योंकि तैयारी में आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस ही है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटा तो इसका मतलब आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो। अगर एक बार आपके लिए प्रॉब्लम हुआ, आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, तब आपको उसमें कोई नहीं कुछ कर पाए, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी पार्ट है। पहले अपना सिलेबस खत्म कर लो, प्रॉपर रिवाइज कर लो, 1 से 15 से 20 दिन, 1 महीना अगर आप इधर कंटिन्यूटी प्लस शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप अभी कौन से लेवल पे हो। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहिए, फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए, आप कोई और क्वेश्चन हो तो पूछिए। अम्बेश, सब लोग अपने अपने डाउट पूछें, जो लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं। रविकांत, शिवम। जी सर, एक क्वेश्चन था जो आपने बताया था अभी शुरू में, असेंबली बीएमडी, जो सब फिगर से क्वेश्चन आते हैं, उसका शॉर्ट चेक तो होता होगा? बिल्कुल, शॉर्ट ट्रिक मैं पढ़ाऊंगा, सोम में मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए बिल्कुल वरी मत हो। एक एक चीज एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड जो रहेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखोगे। जैसे हम लोग की बॉडी होती है, बैकबोन, ये सब कुछ होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करना है तो सोम और एफएम आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सोम और एफएम में डाउट हो गया तो यानी हर जगह आपको डाउट होगा, क्योंकि जितने भी आप वाटर रिसोर्स पढ़ोगे, हर जगह वाटर की प्रॉपर्टी आएगी। जब आपको वाटर की प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो आप कैसे डिफाइन कर पाओगे आगे? अगर सोम आपको नहीं पता कि कहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस कहाँ ज्यादा आएगा, कहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा आएगा, तो आप आगे स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन कर पाओगे? तो दोनों सब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो अम्बेश, सोम मैं खुद कवर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। एक एक चीज ऐसी पढ़ाई जाएगी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जो शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हो, वो सब कुछ बेहतरीन तरीके से देख के फिगर की ये लोडिंग लगाया और ये डायग्राम बनता चला जा रहा है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई मतलब कोई बेसिक एनालिसिस नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट से और तरीकों से शॉर्ट ट्रिक के जरिए इजीली हम लोग डायग्राम्स बना सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, डायग्राम बनाना एग्जाम में उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद की बहुत सारी चीजें हैं जो सर ने बताया। स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर क्वेश्चन करोगे तो एसएफडी बीएमडी बनाना ये तुम्हें बहुत ही मतलब बहुत ही कम समय में खत्म कर देना उस पार्ट को, क्योंकि मेन पार्ट तो बात का करना है कि नहीं सर? कि एसएफडी बीएमडी में बनाते में पूरा टाइम लगा दिया अगर तुमने क्वेश्चन में, तो फिर तुम्हारा मतलब ही क्या रह गया? तो बचा हुआ टाइम जिस क्वेश्चन में तुम्हें जो पूछा गया है वो निकालने में, जैसे अब स्ट्रेस निकालना है, अब तुम बीएमडी एसएफडी बनाने में टाइम लगा रहे हो, तो क्वेश्चन की नीड क्या है? अगर केवल क्वेश्चन की नीड डायग्राम बनाने की है तो उतना टाइम दो, मेंस में जैसे होता है। अब प्री में क्या है कि हमें करना बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है और हम डायग्राम बनाने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो भाई बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बस ये देखना है कि कहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, तो बिना डायग्राम बनाए भी अगर ये पता चल जाता है हमें, तो इट्स अ गुड थिंग। तो वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन की नीड है डायग्राम बनाने की, तो उसका शॉर्ट ट्रिक। अगर तुम्हें मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए केवल तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या दिमाग लगाना है, और बस तुरंत मूवमेंट तुम्हारे पास मैक्सिमम आ जाए, काम खत्म, डायग्राम बनाने का टेंशन ही नहीं लेना। तो ये सारी चीजें जो है सोम से रिलेटेड वो मैं खुद बताऊंगा तुम लोगों को, तो डोंट वरी अबाउट इट। और ऑलरेडी 15 से लेकर 21 तारीख तक मैंने वीडियोस कवर किए हैं, बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल प्लेन, मूवर सर्किल वाले वीडियोस, तुम लोग वहां से देख सकते हो। अभी सर से और भी चीजें जो पूछ सकते हो वो सब लोग पूछो, क्योंकि सर ही यहाँ पर अवेलेबल है, मैं तो हमेशा ही अवेलेबल हूँ तुम लोग के साथ में।
सो इस वजह से सर से चीजें ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हो। शिवम, रविकांत, तुम लोग भी पूछो अपनी डाउट्स। देखो अभी तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है पूछने की, है ना? सो पूछो जितना पूछ सकते हो। सिलेक्शन किस मतलब किस में हुआ जी सर? मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है, सब डिवीजन ऑफिसर यानी असिस्टेंट सहायक अभियंता। आप बीटेक किए थे? हाँ, बीटेक और एमटेक दोनों है मेरा। जी थैंक यू सर। मेरा क्या सवाल है आपसे हाँ। सर? जैसे मैंने डिप्लोमा में देखा है सर कि जो सिलेबस होता है बुक में कुछ और दिया रहता है, सिलेबस में कुछ और रहता है। हाँ, तो सर क्या आप जो क्लासेस चलाएंगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाएंगे सर? सिलेबस अकॉर्डिंग जैसे क्या होता है कि जैसे डिप्लोमा में कुछ टॉपिक तो ऐसे मतलब जो एसएससी जेई का सिलेबस है मेन, उसमें तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया, फिर भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप आरसीसी उठा लीजिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट आपका एसएससी जेई के सिलेबस में नहीं है, पिछले साल से क्वेश्चन, पिछले 2 साल से क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली पूछ रहा है। आप प्लास्टिक एनालिसिस उठा लीजिए, जो सेफ फैक्टर वगैरह होता है, आपके एसएससी जेई में कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, फिर भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपके जो सिलेबस है उसको प्रॉपर ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन और इससे इरेज हो सकते हैं, वो सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आपको ये नहीं ध्यान देना है कि अभी हमारा ये छूटा, आपको ये ध्यान देना है कि जितना हमें पढ़ाया गया है उतना अपन को प्रॉपरली क्लियर करके रखना, उसका शॉर्ट नोट्स हमारे पास होना चाहिए, उसको हमें प्रॉपरली याद होना चाहिए, उससे प्रैक्टिस होना चाहिए। बस बस आपको ये नहीं ध्यान देना है कि अभी सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया, वो सारा हेडेक हम लोग का है, ठीक है। सो रविकांत, समझ में आया कि डिप्लोमा का सिलेबस और जेई का सिलेबस जो है वो सर लोगों के माइंड में है, क्योंकि सर लोग ऑलरेडी गेट और एसएससी जेई लेके चलते आए हैं, पढ़ाते आए हैं अभी तक, है ना? सो एसएससी जेई तो तुम्हारा जो एक जोन है वो तो कवर होता ही है। सर उसके बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है हर टॉपिक की वो साथ में ही प्रोवाइड करेंगे कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी जाए तो भी वो तुम्हारे सिलेबस में आ जाए। समझ गया ना? तो सर का पढ़ाने का ये मैटर रहेगा कि वो सिलेबस जो जेई ने प्री डिफाइन किया है वो तो हम करेंगे। अब वो चाहे डिप्लोमा के सिलेबस में हो ना हो, वो तो जेई में कवर हो गया। अब जेई का भी एक बाउंड है जिसके बाहर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी सिलेबस सर क्या करेंगे पढ़ाते समय अपने नोट्स में, अपने कंटेंट में कवर करेंगे। सो एक और चीज मैं सबसे बताऊंगा, देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी रेफरेंस बुक्स। थ्योरी बुक पढ़ने की कोई ज्यादा नीड की जरूरत मुझे नहीं लगता है सर किसी को है। इसकी बजाय तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत करो। जैसे यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का आजकल कंपाइलेशन उन्होंने चैप्टर वाइज कर दिया है और सब्जेक्ट वाइज कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छा है, उसको फॉलो कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और जो भी सर बताएंगे कि जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे मैकेनिकल में आरके जैन वगैरह, ऐसे सिविल में सर बताएंगे आपको कि कौन सी किताबें जिनके मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है कंपेयर टू थ्योरी किसी किताब से पढ़ना, क्योंकि सर थ्योरी ऑलरेडी मेरे ख्याल से करेंगे। सर क्या मैं अपनी तरफ से सही बता रहा हूँ ये सारी चीजें? राइट राइट। तो देखिए, थ्योरी तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। जैसे थ्योरी अगर आप, जैसे जो मैं क्लास में पढ़ाया, आप घर पे जाकर के वही बुक से पढ़ा रहे हो तो टाइम वेस्ट है। इस टाइम को आप यूटिलाइज करो कि जो हम थ्योरी पढ़ा है उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उस थ्योरी को रिवाइज करो, क्योंकि जो थ्योरी आपको एक बार पढ़ाया गया है उसको आप कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। और बुक से पढ़ोगे, अच्छी बात है पढ़ना, ऐसा नहीं है कि बहुत गलत है, लेकिन आपको टाइम फिर मैनेजमेंट में आपकी दिक्कत आएगी। तो जो हम लोग 6 महीने में आपको पूरा एक क्राइटेरिया बता रहे हैं कि 6 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे, आपको प्रॉपर रिवीजन होगा, तो प्रोसेस में थोड़ी सी आपकी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप रेफरेंस बुक फॉलो करके बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा करने से आई थिंक कि वो आपका तो फिर वही लॉन्ग टर्म हाँ, वही स्मार्ट वर्क में एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रविकांत। सो डोंट, हाँ देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी रेफरेंसेस बुक्स, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ चुके। हाँ अब सर के शरण में आ जाओगे तो अब सर खुद ही अपने पास से सब कंपाइल करके चीजें तुम्हारे पास नोट्स प्रोवाइड ही कर रहे हैं। 4-5 किताबों का मिक्सअप जो है वो सर खुद पढ़ाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम राइट अलग से कोई किताब पढ़ें। जब हम कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो वाई देयर इज नीड ऑफ एनी बुक्स, है ना? अगर सेल्फ ही करना होता, कोचिंग ही नहीं ज्वाइन करनी होती, तो हम बुक्स उठाते, एक सब्जेक्ट की 4-4 किताबें रखते सामने और फिर उन सबसे पढ़ते, फिर उनसे निचोड़ निकालते और फिर अपने नोट्स बनाते। ये हम सेल्फ स्टडी करते हो, इतना टाइम अलाउ नहीं है हमारे पास। तो तभी तो हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसमें कि तुम सभी लोगों को 4-5 किताबों का जो मिक्सअप है वो सारा निचोड़ जो है वो सर के पास है एक्सपीरियंस के बिहाफ पर,
और उस मिक्सचर को कैसे तुम्हारे दिमाग में डाला जाए, कैसे जल्दी तुम ग्रैब कर लो, सर की जो मेथोडोलॉजी होगी टीचिंग की उसके जरिए वो सब कुछ आसान हो जाता है। सो मेरा कहना है या सर का भी कहना यही है कि थ्योरी के लिए कोई किताब पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, बजाय उसके आप 2 घंटे किताब पढ़ने के बजाय 2 घंटे क्वेश्चन को दो। उस और सबसे अच्छा यूथ कंपटीशन की जो बुक है वो ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें क्या है कि सर ने जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर पढ़ाया, अब स्ट्रक्चर के अंदर समझना मेरी बात को, स्ट्रक्चर के अंदर अगर पहला चैप्टर सर ने कोई पढ़ाया तो सेम वही चैप्टर का जो नेम होगा वही तुमको यूथ की बुक में मिल जाएगा। तो सर ने चैप्टर फिनिश किया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूथ की किताब के क्वेश्चंस जो है ना उसको हम लोग टेस्ट की फॉर्म में बना रहे हैं, एमसीक्यूज टेस्ट की फॉर्म में बना रहे हैं, जहां टाइमर होगा आपके पास, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसे नहीं कि किताब सामने रखी और ऐसे, वही सेम क्वेश्चन जो यूथ में है वही सेम क्वेश्चन हम लोग कहां ला रहे हैं बताओ, अपने ऐप के अंदर टेस्ट में बना रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है आपका चैप्टर सर फिनिश करेंगे और उसी चैप्टर 1 पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे जो यूथ के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोगों ने टेस्ट की फॉर्म में बना दिए होंगे। तो आपको टेस्ट देना है, वहां रैंक की बारे में भी आपको पता चलेगा। टाइमिंग जो स्टार्टिंग से ही आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देते समय जो टाइमिंग का फैक्टर होता है ना कि हमारा पेपर में छूट गया, वो स्टार्टिंग से ही जो टाइमिंग का पार्ट है वो आपका मेंटेन होने लगेगा। और जैसे हम किताबों से एमसीक्यू लगाते हैं तो हम टाइमिंग को ध्यान नहीं दे पाते हैं स्टार्टिंग में, तो वो चीज आपको स्टार्टिंग से ही पता चलेगी कि यार मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, मैं कम टाइम दे रहा हूं, और टॉपर ने तो इतना टाइम दिया था। और टेस्ट अच्छा अपने यहाँ पर ऐप के अंदर सबसे अच्छी सुविधा ये है कि आप पर क्वेश्चन कितना टाइम दे रहे हो ये भी वहां पर आपको दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि 36 सेकंड का समय मिलता है एसएससी जेईई के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और हमें वहां से टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हम एक्चुअली क्या है ना, हम शुरुआत से अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मैनर में रखेंगे, अपने आप को हमेशा दिमाग में रखेंगे, अरे यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ज्यादा समय लग रहा है, हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो सब कुछ हम यूथ के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारे यूथ के क्वेश्चन हमारी टीम जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है इस पे, और यूथ के सारे क्वेश्चन जो 50,000 मैकेनिकल में आए हैं और इसी तरह उन्होंने सिविल की भी एक बुक निकाली हुई है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू टेस्ट की फॉर्म में बना दे रहे हैं। तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सर ये सारी चीजें टेस्ट के लिए हैं। सर जो क्लासेस चलेंगी वो कंप्लीट इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगी या हिंदी मिक्सअप रहेगा उसमें? सब रहेगा। अगर इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ाएंगे तो अपने यहाँ पता है कि यूपी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्सअप रहेगा, आपका बाइलिंगुअल रहेगा, जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। हाँ, तो एक बात और ध्यान रखना, शुरुआत में ही जब आप मेंस की बुक लिखते हो ना, जैसे कि साल हो गया हम लोग को पढ़ाते हुए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर मेंस को हमने हिंदी में लिखा और इतने कम नंबर मिले। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इंग्लिश कन्वर्जन करिए, ठीक है, इंग्लिश कन्वर्जन में आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो पढ़ाने के लिए आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में जो टेक्निकल टर्म है उसको तो हम लोग हिंदी में करवा नहीं सकते, तो यही टर्म आपको वहाँ पर पेपर में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और सर, जैसे इन लोग से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप किसी भी स्टूडेंट्स और किसी अदर इंस्टीट्यूट के बच्चों से मिलोगे तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी कहते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता आप मत लगाओ, बट मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि गुप्ता एंड गुप्ता आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है, लेकिन एक आपको रेफरेंस लेके चलना है। क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में अगर जैसे मान लो कि आप बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, तो जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक से उसने क्वेश्चन टच कर रखा है, तो आपको ये नहीं ध्यान रखना कि इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आपने उठाया, इसका आंसर ये सही है, तो बाकी तीनों आंसर गलत क्यों है, अगर ये गलत है इसके लिए तो किसके लिए सही होगा। बिल्कुल सही। तो इससे क्या होगा, आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगा, और जब आप गुप्ता एंड गुप्ता पूरा लगा लोगे तब आपके अंदर एक अलग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये तो पता नहीं कि हिंदी में आने वाली है कि या नहीं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, बट आप उसको एज ए रेफरेंस लेके चलो। मैं नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन सारे उसी से आएंगे, लेकिन ये कहूंगा मैं कि उस सब्जेक्ट मतलब उस बुक के हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस है आप उनको अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आए बस। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पे जितना तुम्हें कभी भी, हम लोग की एक टेंडेंसी होती है, मैं बताऊं 2 चीजें। पहली, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका सर होता है कि सर किताब में जो इंग्लिश है, जो यूपी बोर्ड से जो मतलब बीटी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो आईआरटी से कर रहे हैं, उनका तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सही है, लेकिन जो बीटी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए हिंदी बड़ा, इंग्लिश बड़ा टफ टास्क है। वो क्वेश्चन का फ्रेमिंग नहीं समझ पाते। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा कि देखो, तुमने सबसे पहली बात है 3 साल जो कॉलेज में दिया, वहां पर पहली बात तो कॉलेज में टीचर्स बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं,
ये सच है और मतलब बिटर ट्रूथ है ये, और सभी बच्चों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो जो भी तुमने बेटा 3 साल किया वो अपनी मेहनत से किया, किसी ने सरन पढ़ा तो किसी ने कुछ किया, किसी ने कैसे पढ़ा, वो करके 3 साल कर लिया। बीटी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तुम्हारी जितनी क्षमता थी तुमने लगाई, जहां से सर लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए था, कॉलेज के टीचर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला आप सब लोगों को। यही कारण है कि आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं समझ में आती है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है, हिंदी इंग्लिश का बड़ा ये गैपिंग नहीं समझ में आती। जब सर पढ़ाएंगे तुमको तो तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि जैसे कैट माने बिल्ली होती है और बिल्ली माने कैट होता है। तो हम जानते हैं, हम फील समझ गए कि भाई ये बिल्ली है, चाहे इसे कैट बोलो चाहे बिल्ली बोलो, बात एक ही है। तो वही सर का कहना होगा, जब सर पढ़ाएंगे तो जो स्टेटमेंट गुप्ता एंड गुप्ता में लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का फील तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब वो हिंदी में क्या कन्वर्जन है उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक भी सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में, वेरी गुड, एक भी सब्जेक्ट किसी सेमेस्टर में कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जानता हूं बेटा, मैं 2012 से गाजियाबाद पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ाना चालू किया था। बच्चे मिनी ड्राफ्टर उठा के जाते थे बिल्कुल तेल काजल लगा के कॉलेज के अंदर, और वापस आ जाते थे कि वो टीचर कहता था आज बेटा हम पढ़ाएंगे नहीं, है ना, और फिर दोपहर में पढ़ाएंगे। दोपहर में खाना पीना खा के फिर जाता था, फिर वापस आ जाता था। तो वो हालत मैं बहुत जानता हूँ, यही कारण है मेरा पढ़ाने का। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करूंगा। 2012 में तुम ही सभी बच्चों को देख के और बीटी बोर्ड की हालत देख के मैंने पढ़ाना चालू किया। इंजीनियरिंग के साथ सर मैंने पढ़ाना चालू किया था, और डिप्लोमा के ही बच्चों को पढ़ाना चालू किया था, यही देख के कि वो बच्चे इतने, मतलब ऐसा लगता था कि ये बच्चे तो टॉप 3rd पॉलिटेक्निक गाजियाबाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते थे आके, और अच्छी रैंक लाते थे सर, बहुत ही अच्छी अच्छी रैंक। और उसके बाद उनकी एक्सपेक्टेशन होती थी कि मैं यहाँ से गवर्नमेंट जॉब लेके निकलूंगा, अच्छी नॉलेज लेके निकलूंगा। लेकिन कॉलेज का ऐसा कल्चर है कि मतलब जैसे होता है ना, आदमी दिमाग से अपाहिज हो जाता है, उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही हो गया है बच्चों के साथ, जो फर्स्ट ईयर में एक टॉप रैंक लेके आके एक मतलब बिल्कुल मोटिवेटेड स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के अंदर आता है, मतलब उसको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ हुआ है, मैंने रैंक निकाली। और 3 साल बातें आते हैं उसको मतलब इतना मुरझाया हुआ होता है, इतना सहमा हुआ होता है, उसे लगता है कि मेरी नौकरी लगेगी भी कि नहीं लगेगी, मैं अनएम्प्लॉय तो नहीं रह जाऊंगा। ये हालत हो गई है बच्चों की सर, मैं आपको बताऊं, रियलिटी है ये, और ये बीटी बोर्ड की हालत है। और मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं डेफिनेटली मतलब एक एक बच्चा मेरी बात से सेटिस्फाइड होगा, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात को लेकर, है ना। लेकिन हम लोग फिर से वो एनर्जी देना चाहते हैं तुम्हें, जिस तरह से तुमने बीटी में रैंक निकाली, जिस तरह से तुमने आईआरटी में रैंक निकाली है, उसी तरह तुम जेई में रैंक निकाल सकते हो। मैं बताता हूँ, ये सच है। उसमें होता क्या है ना, टीचर का जो एक सपोर्ट चाहिए वो कोचिंग्स भी नहीं दे रही। अब सर फाइनल ईयर के बाद क्या होता है कि कुछ कोचिंग्स हो जाती हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, बच्चे फिर भेड़ बकरी की तरीके जाते हैं, क्योंकि बेचारे परेशान होते हैं ना, उन्हें नौकरी चाहिए, किसी भी शर्त पे चाहिए। अब डॉक्टर जैसे बता दिया कि भाई तुम्हें यही सब कुछ मिलेगा, तो सारे बच्चे भेड़ बकरी बन के वहीं पर चले जाते। तो ये एक बड़ा फिर से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को, और कहीं ना कहीं फिर से सिलेक्शन नहीं होता है, और फिर टेक्निकल से नॉन टेक्निकल शिफ्ट होते हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल टफ हो जाती है। और ये बिटर ट्रूथ है, ये आने वाली लाइफ का मैंने पूरा तुम्हें बता दिया, स्टार्टिंग टू द एडमिशन एट द फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर कोचिंग, ये सब कुछ यही है। मैं इसमें तुमसे यही कहूंगा कि बहुत ही मुश्किल होता है अच्छे टीचर्स को मिल पाना, अच्छे मेंटर मिल पाना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें मैं सपोर्ट पूरा दूंगा, चाहे कम लोग रहोगे फिर भी मैं सपोर्ट दूंगा अपनी तरफ से, जान लगा के। तुम्हें कोई भी तरह की कमी नहीं आने दूंगा, किसी भी तरह की, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से विजन ही यही है कि मैं हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। और यही कारण है, मैं पहले त्रिपाल में बैठा के बच्चों को पढ़ाता था, आज तुम सब लोग देख सकते हैं हम लोग गूगल मीट पे मीटिंग कर रहे हैं। तो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस, स्टार्टिंग से कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। तो केवल बच्चों की प्यार और मेरी मेहनत, मैं कहूंगा कि डेडिकेशन, मैंने हमेशा टाइम दिया, रात में दिन में हर समय हमेशा अच्छा करने की पूरी कोशिश की है। और आज भी ऑफलाइन कोचिंग सर ऐसी हैं कि केवल थ्योरी पढ़ाती हैं, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं। चाहे 500 बच्चों का उनका बैच हो, लेकिन सिलेक्शन नाम पे 2-3 बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो भी अपनी खुद की मेहनत से होता है, बच्चों की खुद की मेहनत से होता है। और वो भी उस साल नहीं होता है, आने वाले 3-4 साल बाद खुद बच्चे मेहनत करके नौकरी निकालते हैं, और फिर बाद में उनकी फोटो लगा दी जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पर कोचिंग में कुछ नहीं होता। आज हम लोग अपनी ऐप पे यूथ की पूरी बुक को, सोचो, पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट में बदल दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस सेट सर कराएंगे उसके हम वीडियो सोल्यूशन तुम्हें बना के देंगे, जिससे कि कम समय में हम जल्दी से जल्दी तैयारी अपनी कर सकें। तो ये सारी सुविधाएं जो है मैं अपनी तरफ से पूरी दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। और थोड़ा मैं ज्यादा ही मतलब वो हो गया,
बट डोंट वरी, अभी जो हमारा मेन सेशन है उस पर हम लोग आते हैं वापस। सो कहीं ना कहीं अभी लोग सर से डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं तो रहूंगा ही सब कुछ बताने के लिए आगे। सो अंश कुछ कह रहे थे, अंश और मृत्युंजय ने अभी ज्वाइन किया सेशन। मृत्युंजय, आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है सर से पूछना चाहते हो आप लोग, कोई क्वेश्चंस एवरीवन? फिर मैं आगे और सारी चीज़ों के बारे में मैं भी डिस्कस करूंगा, और जो बैच क्या है उस सब चीज़ के बारे में, स्कॉलरशिप टेस्ट एवरीथिंग। लेकिन अभी सर का इंपॉर्टेंट टाइम है चूंकि, तो इस वजह से सर से सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर अगर एसएससी जी की प्रिपरेशन करें तो मेंस और प्री के लिए कितना टाइम दें स्टार्टिंग में? इसमें क्या होगा कि जैसे जो मैंने आपको बताया था ना कि 6 महीने का आपको जो पहले लेके चल रहा है कि 6 महीने के अंदर सिलेबस खत्म कर देंगे, उसमें आपको प्री और मेंस दोनों लेके चलना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको अभी बोल दूं कि लिए बेटा अभी आप प्री के लिए तैयारी कर लो, उसके बाद फिर मेंस का करना है। तो जब अगर आप अभी प्री के लिए पढ़ोगे, ठीक है, मेंस के लिए वही पढ़ना है, तो अभी प्री और मेंस में क्या डिफरेंस रहती है कि मेंस में आपको सब्जेक्ट वाइज पूरी थ्योरी को रख के चलना है, प्री में आपको केवल क्या करना है, ऑब्जेक्टिव करना है। तो अभी आप प्री और मेंस दोनों लेके चलो, ठीक है। अभी क्या करवा, प्री और मेंस दोनों का साथ में लेके चलेंगे, जो इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताया जाएगा, ताकि जो प्री के बाद अभी थोड़ा कोरोना वोरोना की वजह से इतना ज्यादा टाइम मिलने लगा, हाँ बिल्कुल एक सही। से महीने 1.5 महीने, 1-1.5 महीने बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो आपको अभी प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। और प्री के लिए जो हम लोग शॉर्ट नोट बता रहे हैं आपको, वो प्री ओरिएंटेड ही रहेगा, ठीक है। कि प्री में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर कैसे आएंगे, क्या क्या आपको नोट करके रखना, वो सारा डिटेल्स। लेकिन मेंस के लिए आपको पूरी नोट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, इस जगह पर ठीक है। श्रुति में तुम्हें तो एक प्री बात और बोलूंगा सर, मेंस के लिए सर जो कंटेंट पढ़ाएंगे वो आपको प्री और मेंस दोनों को लेके पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो हमारी खुद की प्लानिंग है वो ये है कि हम लोग टॉपिक जैसा सर का खत्म हो रहा है हमें पता चलता जा रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिव्यूज में रहेंगे कि क्या टॉपिक खत्म हुआ, क्या चीजें खत्म हुई। तो आने वाला जो हमारा वीकेंड होगा, मीन संडे जो होगा, सिलेबस कवरेज के साथ हम लोग आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस की वर्कशीट जैसे होता है ना, असाइनमेंट्स जो होते हैं, वो ऐप में असाइनमेंट का मैंने टैब बनवा रखा है। आपको असाइनमेंट्स अलॉट किए जाएंगे, जैसे कि सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, एक्स वाई जेड टॉपिक पढ़ाया, और उस एक्स वाई जेड टॉपिक को फिनिश हो गया हो, तो अब हम लोग उसी एक्स वाई जेड टॉपिक पर क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट देंगे। सो यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन द मेंस फॉर्मेट, है ना। तो आपको मेंस फॉर्मेट में कुछ टाइम देना है उस टॉपिक के लिए केवल, और उस टॉपिक में क्या लिखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा मेंस राइटिंग का, वो स्ट्रक्चर फ्रेमिंग जो है, क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, क्या चीजें कहां पर क्या रखना है, क्या एप्लीकेशन, क्या फिगर, क्या इंपॉर्टेंस, सब कुछ जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है। देखो तुम लोग डिप्लोमा में जो लिखते हो सेमेस्टर में, और जो मेंस में लिखा जाता है, दोनों में बहुत अंतर है। डिप्लोमा वाला लिख के आओगे मेंस में नंबर ही नहीं मिलेगा तुमको। मेंस में लिखने की आंसर राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम तुम्हें प्राइमरी ही प्रोवाइड कर देंगे, और वो स्ट्रक्चर कोई रिजिड नहीं है। कुछ क्वेश्चन में वो स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन काम आएगा, कुछ क्वेश्चन में वो स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन काम नहीं आएगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर होने से तुम्हारे दिमाग में आइडिया रहेगा कि कैसे क्वेश्चन की राइटिंग की जाती है ना। और साथ ही साथ में जब सर जो टॉपिक इंडिविजुअल खत्म करते जाएंगे, वो हमारी टीम का अपना काम है। वो हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी फ्रेम्ड रहेंगे। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा आपको असाइनमेंट मिलता रहेगा। अब आपको सर मैं तो थका हुआ हूँ, मैं तो, मेरे पास तो शादी आ गई है सर, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, अरे सर मैं असाइनमेंट नहीं कर पाया, तो बेटा फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये कोई सेमेस्टर नहीं चल रहा है, यहाँ तुम्हारा जो होगा वो तुम्हारा जिंदगी है। सेमेस्टर में तो कुछ कम नंबर आए नहीं आए सब ऊपर नीचे चल जाता है, पास हो गए, कॉलेज की निपटारा, तुम्हारी चीजें खत्म। यहाँ पे अगर तुमने भी मतलब सर सो गया, सर ये हो गया, आज मीटिंग थी सब नहीं आ पाए, टेस्ट कराया नहीं आ पाए, तो बेटा जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि भीड़ का हिस्सा तो देखो, तुम देख ही रहे हो, हजारों लोगों कोचिंग चल रही है, बहुत कोचिंग चल रही है, लेकिन जरा पूछना है कि किसी कोचिंग में क्या कभी असाइनमेंट कराया किसी ने, क्या कभी आंसर राइटिंग कराई पूरे साल भर में? जिंदगी में नहीं कराई किसी कोचिंग ने, और 10-10 साल हो गए कोचिंग चलाते हुए सब। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। सिलेक्शन कैसे लिया जाए, क्योंकि हम सब लोग निकाल के बैठे हैं, हम खुद एसएससी ये निकाल के बैठे हैं, तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, समझ रहे हो ना, उसका तरीका नॉलेज सब है दिमाग में, बस वो हम तुम लोगों को देना चाहते हैं। तो रही बात है आंसर राइटिंग को लेकर, बिल्कुल वरी नहीं होना है। सर जो पढ़ा रहे हैं, बस तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए कि जो सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए।
क्योंकि आंसर राइटिंग के समय तुम्हें नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, एक दो नंबर नहीं लिखने, एक दो वर्ड्स नहीं लिखने, बहुत कुछ लिखना है। तो वहां तुम्हारे पास अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होगा तो यू कैन नॉट राइट एट ईच एंड एवरीथिंग इन ईच क्वेश्चन। तो जब सर पढ़ाएं तो बहुत ही सीरियस वे में सर की बात सुनना है, कुछ स्किप नहीं करना है, नोट्स में एड ऑन करनी है चीजें अपनी। और जस्ट सर से तुम लोग फिर तो लेक्चर के समय अपनी चीजें पूछ ही सकते हो, उसका कोई इशू ही नहीं है ना। तो बात समझ गए सब लोग? सर अगर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना हो तो मतलब दोनों में किसको ज्यादा टाइम दें, टेक्निकल को ज्यादा टाइम दें, नॉन टेक को टाइम, क्योंकि प्रश्न तो दोनों होते हैं। राइट राइट, आपका क्वेश्चन सही है। देखो जैसे अभी तो आप समझो जीरो से चल रहे हो, ठीक है, अभी भी प्रिपरेशन दौरान में अपने आप में ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, चलो ठीक है ये तो तैयार है, ये इसको छोड़ दो, हटाओ ये टॉपिक, ठीक है। आप क्या करो, जैसे टाइम टेबल बना लो कि जैसे 1.5 से 2 घंटे आई थिंक ये नॉन टेक सफिशियंट है, क्योंकि रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, आपने डिप्लोमा होल्डर, आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया है, ठीक है, तो इतना तो आपको हो ही जाता है कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 50 में 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बस। लेकिन आपको पर डे हाफ एन आवर उस पर प्रैक्टिस पे देना है, ठीक है। और दूसरी बात जो नॉन टेक का और पोर्शन है, जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, और ये पॉलिटी वगैरह हो गई, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, तो करंट हो गया, तो इन सब पे क्या करना है आपको, 1.5 से 2 घंटे, मतलब कि एक दिन में 2.5 घंटे आप नॉन टेक के लिए दे दो, ये वो भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो टाइम है वो आप क्या करो इसके टेक्निकल के लिए, क्योंकि टेक्निकल आपका 400 नंबर का है, 300 नंबर मेंस और 100 नंबर प्री, ठीक है। 400 नंबर है तो 400 नंबर के लिए हम लोग ज्यादा टाइम देंगे ना, बट प्री के लिए क्या करना है कि आपको नॉन टेक में भी ध्यान रखना, तो 2 to 2.5 आवर सफिशियंट है नॉन टेक के लिए। अब ये नहीं पूरा दिन नॉन टेक आप पढ़ने बैठ जाओ। सो श्रुति समझ में आया तुम्हें? नॉन टेक के लिए देखो एक बात मैं बता दूं, नॉन टेक और टेक की जब बात आती है तो 90% बच्चों का टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, नॉन टेक किसी का बैकग्राउंड नहीं होता। तो हमें नॉन टेक हमेशा तुम्हें बूस्ट कराएगा, तुम्हारे नंबर नॉन टेक से बूस्टिंग होगी, समझिए जैसे कि छक्का पड़ता है ना पूरे मैच जीतने के लिए, वही है नॉन टेक। तो नॉन टेक का समुद्र है और उतना नहीं पढ़ना है जितना नॉन टेक है। तो मैंने बताया कि मैम तुम लोग को नॉन टेक पढ़ाएंगी ऑलरेडी, इसके बारे में मैं सबको बता ही चुका हूँ, मैम से तुम लोग लास्ट मीटिंग में मिल चुके हो, कुछ लोग मिल चुके, कुछ लोग नहीं मिल चुके हैं। तो आने वाले समय पर मैं मीटिंग कराऊंगा, मैम से फिर से मिलाऊंगा सबको। लेकिन मैकेनिकल का जब सेशन हुआ था तो कहीं ना कहीं मैम ने ज्वाइन किया था सेशन और नॉन टेक के बारे में उन्हें सारी चीजें बताई थी। तो मैम जितना पढ़ाएंगे उतना सफिशियंट होगा सारे लोगों के लिए और बेहतर होगा, उसके लिए कोई भी वरी होने की जरूरत नहीं। नॉन टेक पोर्शन के लिए टीचर्स ऑलरेडी सब कंपाइल हुए में तुम्हें पढ़ाएंगे। तो नॉन टेक टेक दोनों हम पैरेलल में लेके चलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि टेक चल रहा है नॉन टेक नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, नॉन टेक टेक दोनों पैरेलल में चलेगा। सो इसके लिए भी कोई वरी होने की जरूरत नहीं है किसी को, मेरे ख्याल से। बात समझ गया श्रुति? यस सर। और ऋतुराज तुमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, मृत्युंजय तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? अंश? चलो कोई क्वेश्चन है क्या तुम लोगों का? आई होप मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चंस के लिए आप ही पढ़ाओगे सर, सिविल के लिए आप ही पढ़ाओगे सर। अंश सिविल के लिए जो मेन अभी फैकल्टीज है अपने यहाँ पर, मैं पढ़ाऊंगा तुमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन। और सर जो पढ़ाएंगे शेष राम सर, वो सर का आरसीसी डिजाइन है, स्ट्रक्चर डिजाइन है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पोर्शन है, सर ने अभी बोला है। तो और साथ ही साथ में जो योगेश कौशिक सर थे वो बिल्डिंग मटेरियल वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं, इसके अलावा कंक्रीट और सर्वेइंग पोर्शन कवर करने वाले हैं। और एक सर और शायद अपने साथ आएंगे बट आज मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, जिनको हम इन्वायरमेंट वाला पोर्शन देने वाले हैं। तो इन्वायरमेंट और इरिगेशन वाला पोर्शन, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि सर लोग ही पढ़ाएंगे तुम लोगों को, जो सब्जेक्ट जो सर को अच्छा लगेगा, बेस्ट टीचर जो है जिनके सब्जेक्ट बेस्ट हैं, तो उस तरह से सबकी क्लासेस चलेंगी। तो मेन प्रियोरिटी पे ऑन हेड 3 टीचर तो है ही है। कौन कौन? मैं हूँ, योगेश कौशिक सर हैं और शेषराम सर है, ठीक है। इसके अलावा 2 टीचर्स हमारे पास और हैं बट वो आ नहीं पाए हैं अभी मीटिंग में बिकॉज ऑफ द लेक्चर्स, क्योंकि उनके लेक्चर्स थे। सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं टीम को लेकर तुम्हें किसी भी तरह का वरी नहीं होना है। मेन 3 सर ऑलरेडी पूरे सिविल का 90% सिलेबस कवर कर रहे हैं, 10% के लिए हमारे पास बहुत टीचर की टीम है, कोई कमी नहीं है टीचर्स की। तो उस चीज को लेकर बिल्कुल वरी नहीं है, बस हमें चुनना है कि कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन हमारे लिए बेहतर नहीं है। बेहतर यहाँ पर हम बताएं कि बेहतर नॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, नॉलेज तो सभी टीचर से बात होती है, बेहतर है कि वो सपोर्ट हमारे स्टूडेंट को दे सकते हैं कि नहीं, हमारे सपोर्ट बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते, ऐसे टीचर्स हम अपने साथ जोड़ रहे हैं।
ना कि ऐसे टीचर्स की केवल पढ़ाया और हो गया खत्म काम। ऐसा नहीं, टीचर के साथ कंटिन्यूअसली बच्चे का एक जो जुड़ाव रहता है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे को टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेक्चर के बाद भी और लेक्चर के समय भी। समझ गया ना? तो ये बहुत ही जरूरी पार्ट है। समझ गया हंस? प्रोसेस फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट को आप अभी मैंने जो नंबर बोला है 9560646167, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर देना। तो स्कॉलरशिप टेस्ट की सारी इंफॉर्मेशन और वीडियो जो बनाया गया था स्कॉलरशिप टेस्ट पर वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करके वहीं से स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो सबको मैंने चैट बॉक्स में 9560 नंबर दे दिया है, आप लोग उस पर व्हाट्सएप करके अपना टेस्ट का सारा, जो आदित्य सर है वो आपको सारी डिटेल सेंड कर देंगे ऑलरेडी, और वहां से पूजा मैम और सारी टीम जो है हमारी वो आपको प्रॉपर फॉलो करेगी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, सब कुछ के लिए। तो उसके लिए बिल्कुल वरी नहीं होना है किसी को, है ना? तो मेरे ख्याल से सभी के डाउट हो रहे होंगे। मृत्युंजय, शिवम, सेशन अच्छा लग रहा है सबको? मजा आ रही है? सब कुछ खत्म क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुछ फायदा लग रहा है कि सेशन हम लोगों ने इतना टाइम दिया, कुछ क्लियरिटी आई तुम लोगों में? श्रुति, शिवम, ऋतुराज, मृत्युंजय। सर हाँ मृत्युंजय। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम अपने जो मतलब जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम अपनी स्ट्रेटेजी क्या अपनाएं कि मतलब सारे सब्जेक्ट में जो मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे सर्वे से 20% क्वेश्चन आते हैं या स्टील से 11 से 15% क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब सारे सब्जेक्ट कैसे क्लियर हो जाए? चलो देखो, अभी सर ने मृत्युंजय इसके बारे में बताया कि 2015 से पहले ऐसा क्राइटेरिया होता था कि इस सब्जेक्ट से इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस सब्जेक्ट से इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक सेकंड, सब लोग मुझे देख रहे होगे, मैं सब लोगों को एक जनरल क्राइटेरिया बता देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी चूंकि सर लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारा कुछ मैटर ऑलरेडी यहाँ पर देखो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक जनरल वेटेज है, जनरल वेटेज है। मैं सर ने जैसा बताया कि 2015 से चीजें अब अनवेटेज आ रही हैं, ये बात सच है। मैं तुम्हें ये कहूंगा बिल्कुल रियलिटी है। हमारे मैकेनिक जिनमें 15 सब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी पूरा पेपर, सिविल में इसी तरह कभी कभी पूरा पेपर सर्वेइंग सर्वेइंग आ गया, तो कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, इन्वायरमेंट से ही आ गए, तो ऐसा भी हो जाता है। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ देख पा रहे हो कि बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी 12-13 क्वेश्चन, ये जनरल है, इट इज नॉट द, मतलब ये फिक्स नहीं है। मैं बात से फिर से कह रहा हूँ, है ना? इट्स अ जनरल थिंग। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं शो रही है आपको? आप मेरे को जरा देखो, मेरे को दिख रहे होगे ना? मैं कहीं ना कहीं आप सबको दिख रहा होगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चा। चलो अभी तो सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में शेयर नहीं किया था स्क्रीन आपके साथ, तभी वो सारी चीजें। अभी स्क्रीन सबको, टेल मी एवरीवन। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखोगे सब लोग कि बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी 12-13 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से 6 से 7 क्वेश्चन, सर्वेइंग से 9 से 10, सॉइल मैकेनिक 11 से 12, हाइड्रोलिक्स 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी की बात कर रहे हैं, और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी को अगर मिलाए 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हें 3 चीजें मेन मेन पढ़ाई जाएंगी, हाईवे, रेलवे एंड ट्रैफिक। जो इंजीनियरिंग है ट्रांसपोर्टेशन 3 से 4 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट से 12 से 13 क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और सोम से 5 से 6 क्वेश्चन, आरसीसी 10 क्वेश्चन, स्टील से 9 क्वेश्चन। तो ये एक जनरल चीजें हैं। मैं ये पीडीएफ जो है सबके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो वहां से आप लोग इसको जरूर से जरूर पिकअप कर लेना। बट देखो फिर से मैं यही कहूंगा सब लोगों से बार बार कि कहीं ना कहीं सब लोगों को एक बात ध्यान देनी है।
तो सब लोग एक चीज समझे कि ये जो क्राइटेरिया है सारी चीजों का, दिख रहा है सबको? क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही ना सर? यस सर। चलो कोई नहीं, अभी सब लोग इस चीज को समझो जो मैं बोल रहा हूँ कि जो क्राइटेरिया मैंने बताया कि इतने नंबर का क्वेश्चन आता है, इतने नंबर का क्वेश्चन आता है, ये एक फिक्स क्राइटेरिया। सर ने बताया कि वन साइडेड भी कभी कभी पेपर हो जाता है, तो उस सिचुएशन पर थोड़ा सा टफ है हमारे लिए समझना कि हम लोग एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो जो सर पढ़ाएंगे तुम्हें उसी चीज को सबसे ज्यादा प्रियोरिटी पे रखना है और उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है ना, ठीक है? मृत्युंजय, यस सर। हाँ, तो इस चीज को सब लोग ध्यान दें। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो सेशन हमारा था वो पूरी तरह से इन सब चीजों पर ही था। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाह रहा था जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि वाई आरटीजे डिजिटल। देखो सब कुछ सब लोगों ने पढ़ा और जाना। स्क्रीन दिख रही है क्या सभी लोगों को? मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा सभी के लिए। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? मुझे लगता है कि शायद एक चीज का इशू है। वन सेकेंड, एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। सो सेशन में मैं ये बताऊंगा कि अभी सर ने जो बताया कि ये सारी चीजें जरूरी है, ये सारी चीजें पढ़नी है, सब लोग इसको समझ पा रहे हैं। बट आरटीजे डिजिटल ही क्यों, अदर कोई कुछ नहीं क्यों है ना? और खुद से हम क्यों तैयारी नहीं कर सकते? देखो सबसे पहली चीज है कि आरटीजे डिजिटल का एक कंपैरिजन मैंने यहाँ पर दो बॉक्स करके दिखाया है। क्या स्क्रीन सबको दिख रही है? प्रॉपरली स्क्रीन दिख रहा है सबको अभी इस समय? यस सर। ओके, सो अदर ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्लेटफॉर्म है और आरटीजे डिजिटल अपना प्लेटफॉर्म जो है, उन दोनों में डिफरेंसेस मैंने बहुत अच्छे से क्लियर वे में लिखे हुए हैं और ये बात सब लोग को पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो जॉब पकड़े और या तो तैयारी करें। है कि नहीं ऐसा? क्योंकि फाइनल ईयर के बाद हमारे पास एक ही रास्ता है, जॉब कर सकते हो प्राइवेट या तो तैयारी कर सकते हो। और अगर तैयारी करोगे तो फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी और वो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिचुएशन है जो लोग मीडियम क्लास फैमिली से। और जो पूरा वन टाइम देना चाहते हैं, पूरा साल देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीजें हैं जिसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। बट अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप क्या कर सकते हो, जॉब के साथ भी पढ़ सकते हो और विदाउट जॉब भी पढ़ सकते हो घर पे बैठ के, ठीक है ना? ये दोनों ही फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है और घर पे बैठ के आराम से बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी आपकी, ठीक है? एक बात है कॉस्ट की, तो अगर अपने यहाँ पर देखो तो अपने यहाँ पर जो फीस है और ऑफलाइन क्लासेस जब हम करते हैं तो 80,000 का हमें अपने ऊपर बियर करना पड़ता है। बाहर रहते हैं 5,000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से हम साल भर में 60,000 रुपए अपना रहने खाने का वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद 20,000 तक जो कोचिंग का फीस है, 15-20,000 जो भी लगता है वो हमें देना पड़ता है ओनली फॉर द थ्योरी, नॉट द टेस्ट, नॉट द असाइनमेंट्स, नॉट द बुक सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन। और ये सब कुछ एक साल के लिए होता है बस, उसमें सिलेबस ही हो जाए बहुत बड़ी बात होती है ना? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमने 80,000 लगाया भी और एक साल में हमारी सारी चीजों पे हम लोग कमांड नहीं बना पाए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, बुक के भी क्वेश्चंस लगाने हैं, तो ये सब एक साल में ऑफलाइन में नहीं पॉसिबल हो पाता है। ऑनलाइन में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमने ऑलरेडी टेस्ट बना रखे हैं, कुछ हमें मेहनत नहीं करना है ज्यादा, सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर हो गया है, सब कुछ समझ के। और ऑफलाइन में हमें रिजिड स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ना पड़ता है कि भाई सुबह से 4 घंटे क्लास चली। ऑफलाइन में टीचर्स ज्यादा टाइम भी दे देते हैं सब्जेक्ट्स में, क्योंकि वहां पर इररेलेवेंट टॉक्स में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है और ये सब की वजह से तुम्हें अगली साल फिर से खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है वहीं इलाहाबाद में रह के। और एक साल के लिए फिर से 50 से 60,000 रुपए तुम्हें जो रहने खाने का लगाना है वो फिर से लगाना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। तो एक जॉब पाने के लिए हमें इतना इकोनॉमिकल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। ये तब था जब हमारे पास ऑनलाइन ऐसा सोल्यूशन नहीं था, लेकिन आज अपने पास ऑनलाइन सोल्यूशन है। तो मात्र 10,500 में आप अपने 2 साल की तैयारी के पार्ट में आ सकते हो अपने यहाँ पर। मतलब हम जो कोर्स प्रोवाइड करेंगे वो 2 ईयर प्रोग्राम का होगा। 1 ईयर में आपको 6 महीने सर ने बताया, 6 से 7 महीने में तैयारी होगी। बचे जो 4-5 महीने होंगे उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाउट सेशन, इन सब पे टाइम देंगे और 1 साल आपके लिए होगा। एग्जाम देते जा रहे हो और साथ ही साथ में तुम रिवीजन करते जा रहे हो उन्हीं वीडियोस का, तो वो आपको वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 2 ईयर देंगे आपको। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऑफलाइन क्लासेस में कोई डाउट सपोर्ट नहीं मिल पाता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि टीचर किसको बताए किसको ना बताए, ये बहुत बड़ा इशू है पहली बात। और टीचर खुद से भी कोई शायद ज्वाइन करना चाह रहा है सेशन, कोई खुद से भी अगर देखे, क्या सब लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही थी?
स्क्रीन पॉज हो गया है ना सर, 1 सेकेंड।